हे हाय एवरीवन। यहाँ आपके सामने यूपीएससी के कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स। आई वांट कि आप वीडियो पॉज करो एंड कोशिश करो फाइंड आउट करने का कि सारे क्वेश्चंस में एक कॉमन फैक्टर क्या है, एक कॉमन डिनोमिनेटर क्या है सारे क्वेश्चंस में। सो इन क्वेश्चंस को अगर आप क्लोजली देखोगे तो यहाँ जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आरबीआई से रिलेटेड हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द आरबीआई। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ आप डिजिटल रूपी को आरबीआई से लिंक करके पूछ रहा है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इट अपीयर एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। तो ये भी बैलेंस शीट की बात कर रहा है, ये भी बैलेंस शीट की बात कर रहा है। यहाँ पे आरबीआई के फंक्शंस की बात कर रहा है, स्टरलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ भी आरबीआई के फंक्शंस एंड रोल के बारे में बात कर रहा है। गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया gives central government the right to issue public direction to RBI in public interest. The governor of RBI draws its power from RBI Act. उसी तरह यहाँ पे देखो RBI के फंक्शंस की बात कर रहा है। RBI एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, इससे क्या इम्प्लाई होता है। उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ भी RBI के रोल की बात कर रहा है, फंक्शंस की बात कर रहा है। द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द RBI लीड्स टू, जब RBI बैंक रेट को कम करता है तो उससे क्या होता है। सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पूछा गया है, when the RBI reduces SLR ratio by 50 basis point, which of the following is likely to happen। उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ भी RBI के फंक्शंस की बात कर रहा है। RBI का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। उसी तरह यहाँ देखो RBI के फंक्शन की यहाँ भी बात कर रहा है। दी RBI रेगुलेट्स द कमर्शियल बैंक इन द मैटर ऑफ, कहाँ कहाँ रेगुलेट करता है RBI कमर्शियल बैंक को। सो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इकॉनमी से हैं। इकॉनमी में भी आप नैरो डाउन करोगे तो ये मॉनेटरी पॉलिसी से हैं, वहाँ भी नैरो डाउन करोगे तो ये आरबीआई से हैं, राइट। इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ भी आपके सामने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस में क्या कॉमन है, यहाँ पे भी आपसे फ्यूल सेल के बारे में पूछ रहा है। यहाँ देखो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ भी आपसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में पूछ रहा है। यहाँ भी आपसे फ्यूल सेल के बारे में पूछ रहा है। यहाँ भी आपसे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहा है। यहाँ भी आपसे फ्यूल सेल के बारे में पूछ रहा है, विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो इन क्वेश्चंस को भी अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका एनवायरमेंट हो जा रहा है। एनवायरमेंट को थोड़ा और नैरो डाउन करोगे तो ये एनर्जी की बात करता है, एनर्जी रिसोर्सेज की बात करता है। एनर्जी रिसोर्सेज को भी आप थोड़ा और नैरो डाउन करोगे तो एनर्जी रिसोर्सेज को आप कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में तोड़ सकते हो। एंड फ्यूल सेल आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में आता है, इसको आप ऑल्टरनेट एनर्जी भी कह सकते हो, राइट। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं, आपका सोलर हो गया, विंड हो गया, टाइडल, जियोथर्मल, बायोमास, हाइड्रोजन एनर्जी एंड फ्यूल सेल। ये कुछ एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो आपके नॉन कन्वेंशनल हैं, ऑल्टरनेटिव हैं, और यू कैन से दीज आर दी क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखो, यहाँ भी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं फ्रॉम पॉलिटी एरिया। इनको भी आप थोड़ा एनालाइज करोगे, देन यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पे शेड्यूल की बात हो रही है, यहाँ पे 5th शेड्यूल की बात हो रही है। यहाँ भी देखो 5th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, यहाँ भी शेड्यूल की बात हो रही है, 3rd, 5th, 9th, 12th। उसके बाद यहाँ भी 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, यहाँ भी शेड्यूल की बात हो रही है। यहाँ भी देखो आपको ऑप्शंस में 5th शेड्यूल, 6th, 7th शेड्यूल मिल जाएगा। यहाँ भी आपसे शेड्यूल की बात हो रही है। बेसिकली ये क्वेश्चन पेसा से रिलेटेड है, बट यू नो वेरी वेल कि पेसा का ऑर्गेनाइजेशन भी 5th शेड्यूल के अंदर ही होता है। इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, ये भी पेसा के ऊपर ही है, ट्राइबल एरियाज के ऊपर ही है, राइट। सो इनको भी अगर हम नैरो डाउन करना चाहें तो ये आपके पॉलिटी का है। पॉलिटी को थोड़ा और नैरो डाउन करोगे तो यहाँ शेड्यूल के बारे में पूछा गया है। शेड्यूल को थोड़ा और नैरो डाउन करोगे तो यहाँ पे मेजरली फोकस 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के ऊपर है। सो मैं यहाँ आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन को लिया है। ये क्वेश्चन 2025 में आया था, ये क्वेश्चन आपका 2025 का है, और ये क्वेश्चन आपका 2025 का है। ये सारे एग्जाम्पल इस चीज़ को क्लियरली शो करते हैं कि यूपीएससी का कुछ फेवरेट एरिया होता है, जहाँ से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। सिलेबस जब भी उठाओगे आप यूपीएससी का तो वहाँ पे आपको आरबीआई का नाम स्पेसिफिकली नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 का नाम नहीं मिलेगा,
वहाँ पे आपको ट्राइबल एरियाज़ नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको सोलर एनर्जी, वहाँ पे आपको फ्यूल सेल नहीं मिलेगा। बट जब आप पीवाईक्यू उठाओगे तो ये देखोगे कि क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। और जो मैंने यहाँ आपको क्वेश्चन दिखाया है, ऐसा नहीं है कि ये 15-20 साल क्वेश्चन पुराना है, ये सिर्फ 10 साल के अंतराल में पूछा गया है, 10 साल के पीरियड में पूछा गया है। आप एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप चाहे पेपर सॉल्व करते हो या फिर आप कोई क्वेश्चन टारगेट कर रहे हो या फिर इनफैक्ट आप तैयारी कर रहे हो, किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो, तो दिमाग में ये रखना कि अगर मैं एज ए एग्जामिनर हुआ, मुझे कोई पेपर सेट करना हुआ, मुझे कोई क्वेश्चन सेट करना हुआ, तो मैं किन टॉपिक्स को प्रायोरिटी दूंगा। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले पीवाईक्यूज उठाओगे, पीवाईक्यूज में देखोगे कौन से थीम को यूपीएससी ने प्रायोरिटी दी है एंड उसके बेसिस पे आपके नेक्स्ट ईयर का पेपर बनता है। तो जब भी आप पीवाईक्यूज के पैटर्न को एनालाइज करते हो, पीवाईक्यूज के थीम को एनालाइज करते हो, ऐसा नहीं करोगे कि जस्ट पहले ईयर का देख लोगे। फॉर एग्जाम्पल आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये नहीं कि 2025 को देखोगे, 2024 को देखोगे। कम से कम आपको 5 से 10 साल का पीवाईक्यू एनालाइज करना होगा, उसके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना होगा एंड ऑन दैट बेसिस आप खुद का अपना एक सिलेबस बनाओगे। मैं आज आपको क्लियरली ये बात बोल देता हूँ, 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि 40-50 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपका पूरा पेपर बनता है। एटलीस्ट 80% ऑफ द पेपर उन 40 से 50 टॉपिक के बीच ही बनता है। आप अभी लक्ष्मीकांत उठा के देखो, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको आप बार बार पढ़े हो, जहाँ पे आप बार बार कलर किए हो, जहाँ पे आप बार बार अंडरलाइन किए हो। कुछ चैप्टर ऐसा होगा आपके लक्ष्मीकांत का जो बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा, जैसे पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, डीपीएसपी हो गया, इलेक्शन हो गया। बट कुछ चैप्टर ऐसा होगा आपके लक्ष्मीकांत का जो हो सकता है आपने 1-2 बार भी नहीं पढ़ा हो। सिंस आपके पास अभी 45 दिन बचा है, तो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर स्टडीज़। आपको ये देखना होगा कि कहाँ मैं इनपुट कम से कम दूँ और मुझे आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आप हर जगह बराबर मेहनत नहीं कर सकते हो, हर जगह अपनी एनर्जी को बराबर एलोकेट नहीं कर सकते हो। आपको इस वक्त अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना होगा अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो। सो फॉर द नेक्स्ट 45 डेज के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन 58 टॉपिक्स को पढ़ना है। जितने सब्जेक्ट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, आईआर, उन सब एरियाज़ में से जो फिक्स टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 95 to 100% है, मैंने उसको यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है एंड आई टेल यू कि आपको क्या कैसे पढ़ना है। सो इन द लास्ट 45 डेज यू हैव टू कंसोलिडेट योर टॉपिक। दुनिया भर की चीज़ें हैं, अंडर द सन अंडर द स्काई सब कुछ आता है, बट एग्जाम में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, राइट। एग्जाम में आपको वही पढ़ना होता है जहाँ से क्वेश्चन आता है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत वेग है, टॉपिक बहुत वेग है, बट वहाँ से आपको अपना एक यूनिक सिलेबस बनाना होता है और ये सिलेबस आपका जो होता है मैक्रो टॉपिक होता है, जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे ना। देखो मैक्रो टॉपिक के अंदर भी जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपको माइक्रो टॉपिक मिलता है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी के सिलेबस में दिया गया है सिर्फ इकोनॉमी को जब आप मैक्रो ब्रेकडाउन करोगे बेस्ड ऑन दी पीवाईक्यूज, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप इसको माइक्रो ब्रेकडाउन करोगे तब आप ये देखोगे कि यहाँ पे आरबीआई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के फंक्शंस हो गए, आरबीआई का रोल हो गया, आरबीआई का स्ट्रक्चर हो गया, आरबीआई की बैलेंस शीट हो गई, आरबीआई से रिलेट करके कोई करंट अफेयर है तो वो इंपॉर्टेंट है। सो आरबीआई के डिफरेंट एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी तरह हमने देखा कि पॉलिटी जो है आपके सिलेबस में दिया गया है, इसका मैक्रो टॉपिक क्या होगा, मैक्रो टॉपिक होगा शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शेड्यूल को थोड़ा सा और माइक्रो ब्रेकडाउन करोगे तो यहाँ पे 5th, 6th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12 ये शेड्यूल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यह है आपका माइक्रो ब्रेकडाउन ऑफ द टॉपिक। यहाँ से आपको एग्जैक्ट हिट मिलते हैं इन योर यूपीएससी प्रीलिम्स, राइट। तो जब भी आप मैक्रो ब्रेकडाउन की बात करोगे तो ये ईयर बाय ईयर करते हो, ये पेपर बाय पेपर करते हो। 2024 का पेपर देख लिए, 25 का देख लिए, 23 का देख लिए, 20 का देख लिए, इनके बेसिस पे आप मैक्रो ब्रेकडाउन करते हो। और जब हम माइक्रो ब्रेकडाउन की बात करेंगे, ये आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते हो। फॉर एग्जांपल आरबीआई आपको मिल गया एक टॉपिक, इसके बाद आपको देखना है कि आरबीआई में कहाँ से क्या पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल कोई आपको रिवर मिल गया, इसके बाद ये देखना है कि रिवर में क्या पूछा जा रहा है, ट्रिब्यूटरीज पूछी जा रही है, ये रिवर कहाँ से पास हो रही है ये पूछा जाता है, इस रिवर का क्या सिग्निफिकेंस है ये पूछा जा सकता है, ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ जाके मिलती है, राइट, कितने बाउंड्रीज को क्रॉस करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई वो आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालाइज करते हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर रियल यूपीएससी सिलेबस। आने वाले 40 से 45 दिनों में जैसे आप सिलेबस के एक पॉइंट्स को पढ़ते हो,
उसी तरह इन 58 पॉइंट्स को पढ़ना है। मान लो आपने पॉलिटी उठाया तो पॉलिटी में जो यहाँ पे 9-10 पॉइंट दिया है, सिर्फ इनको कंप्लीट करोगे, इसके बाद आप इकोनॉमी में जाओगे, उसके बाद आप आईआर में जाओगे, फिर एग्रीकल्चर में जाओगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में जाओगे। इसके बियॉन्ड ना आपको टाइम मिलेगा पढ़ने का और ना ही ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ इन 58 टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, देन आई कैन बेट कि 90 to 95% ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक में से आएंगे। सो फॉर नाउ यू हैव टू डीक्लटर योर स्पेस, जो भी मेंटल स्पेस है उसको बिल्कुल साफ करो, लाइन टू लाइन, पेज बाय पेज, टॉपिक बाय टॉपिक इनको कंप्लीट करो। जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होते जाएगा। अभी आई नो कि लगता है कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये भूल रहे हैं, हम वो भूल रहे हैं, बट चीज़ें आपकी एक बार स्ट्रीम लाइन हो जाएंगी। आपको पता रहेगा कि आपको इन 9 टॉपिक्स को पढ़ना है, उसके बाद आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होते जाएगा और प्री निकलना भी आपका बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम एक एक करके इन टॉपिक्स को देखते हैं, कहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में जो पहला टॉपिक है वो है आपका पॉलिटिकल थियरी एंड कोर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे तो गवर्नमेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस क्या होता है, डेमोक्रेसी का फीचर क्या होता है, नेचर क्या होता है, पर्पस क्या होता है, लिबरल डेमोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी क्या होता है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मेन रोल क्या होता है, मेन फीचर क्या होता है, कैबिनेट गवर्नमेंट क्या होता है वो आप देखोगे, स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, राइट क्या होता है, प्रिविलेजेस क्या होता है। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्सेस लीगल प्रोसीजर क्या होता है। सो ये सारी चीज़ें आप पहले टॉपिक में देखोगे। जैसे सोशल कैपिटल क्या होता है, इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है। क्लेम ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट क्या होता है, राइट। आपने देखा होगा क्लास 11th की एक बुक आती है पॉलिटी की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी के बेसिक कोर को समझने के लिए, पॉलिटिकल थियरी को समझने के लिए। इसके बाद सेकंड टॉपिक आपका हो गया फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी। सबसे पहले तो आर्टिकल 13 से लेके आर्टिकल 51A तक आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। कोई आपसे रैंडमली पूछ ले आर्टिकल 26 क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। आपसे रैंडमली पूछ ले आर्टिकल 37 क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जितने डीपीएसपी हैं उनको अलग अलग फॉर्म में क्लासीफाई किया जाता है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल होता है, गांधीयन प्रिंसिपल होता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डीपीएसपी कहाँ पे आता है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शन क्या होते हैं, एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए। कहाँ पे डोमिसाइल की बात कर रहा है, कहाँ पे पब्लिक ऑर्डर की बात कर रहा है, कहाँ पे एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन की बात कर रहा है, लीगल लिमिट्स क्या होते हैं फ्रीडम के, स्टेट का एक्शन कब अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, कब आर्बिट्ररी बन सकता है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आप देखोगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में क्या लिंकेजेस है, कौन कौन से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के केसेस इन्वॉल्व हैं, वो भी आप यहाँ पे देखोगे। इसके साथ जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो ये कैसे ह्यूमन राइट से लिंक है, वो भी यहाँ पे आप देखोगे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई स्कीम पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल हम विकसित भारत जी राम जी पढ़ लिए, हमने नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम पढ़ लिया, तो इन स्कीम्स को आप डीपीएसपी के किस आर्टिकल से लिंक कर सकते हो। जैसे कोई आर्टिकल राइट टू वर्क की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है, तो आपको मेजर स्कीम को रिस्पेक्टिव आर्टिकल से मैप करना आना चाहिए। जैसे जब हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बात करते हैं तो ये कौन से डीपीएसपी से लिंक है। हम बात करते हैं ओल्ड एज की, हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ये कौन से आर्टिकल से लिंक है, राइट। इसके बाद आपका तीसरा टॉपिक हो गया जुडिशरी। जुडिशरी में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप पहले बेसिक चीज़ देखोगे, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जुरिडिक्शन है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एप्लीएट जुरिडिक्शन, एडवाइजरी कहाँ पे होता है, रिट क्या होता है, रिव्यू पिटिशन कहाँ पे आप दे सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर्स। इसके बाद जजेस की जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करोगे, इम्पीचमेंट को देखोगे। इस बार जुडिशरी का करप्शन बहुत न्यूज़ में था, जो एनसीईआरटी से चैप्टर हटा दिया गया है, तो हो सकता है जजेस की इम्पीचमेंट से क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ पे पूछा जाए क्या ग्राउंड हो सकता है इम्पीचमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन में ये ग्राउंड डिफाइन है या नहीं है, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से वर्ड डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल जैसे हम प्रूव्ड मिसबिहेवियर की बात करते हैं तो ये डिफाइन है कि नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन है कि नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफाइन है कि नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 का एक्ट है, उसको थोड़ा देख लेना आप। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है, उसको आप देख लेना। इसके बाद शेड्यूल, पार्ट्स, आर्टिकल, जितने शेड्यूल हैं 12 के 12 उनको देखना है, बट स्पेसिफिकली शेड्यूल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें से भी शेड्यूल 5-6 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 5 एंड 6 को काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे, शेड्यूल एरिया के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पे प्रेसिडेंट के रोल के बारे में पढ़ोगे, गवर्नर के रोल के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पे रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में पढ़ोगे, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में पढ़ोगे एंड इसके बाद ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज उसको आप देखोगे। शेड्यूल एरिया कौन नोटिफाई करता है, शेड्यूल ट्राइब कौन डिक्लेयर करता है, गवर्नर किसको अपनी रिपोर्ट देते हैं, प्रेसिडेंट को, सीएम को, होम मिनिस्ट्री को, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना है स्टेट और यूनियन के बीच में क्या एग्जीक्यूटिव पावर किस तरीके से पावर ओवरलैप करती हैं इन शेड्यूल एरियाज में। बेसिक डिस्टिंक्शन देखोगे 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल के बीच में गवर्नर का क्या रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है। पेशा देखोगे, पेशा एक्ट में देखोगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्शन है, ग्राम सभा की यहाँ पे क्या पावर है, कहाँ पे आपको कंसल्टेशन लेना होता है, कहाँ पे मैंडेटरी कंसल्टेशन लेना होता है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। इसके बाद 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड हो सकते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या रोल होता है, नॉमिनेटेड मेंबर का क्या रोल होता है, पार्टी बेस्ड डिफेक्शन के जो इशू उनको आप देखोगे, क्या लीगल प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट का क्या वहाँ पे वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है, केस देखोगे, सुप्रीम कोर्ट केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद 9th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू को जोड़ के आप देखोगे। 8th शेड्यूल में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब कौन सा लैंग्वेज आया, कब किसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला, और 8th शेड्यूल में लैंग्वेज आने के बाद क्या बेनिफिट मिल जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल लैंग्वेज एंड क्लासिकल लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट आप पार्लियामेंट देखोगे, पार्लियामेंट आप A to Z सब कुछ देखोगे, पार्लियामेंट के प्रोसीजर जो होते हैं, सेशंस, समन, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन क्या होता है, कैसे ये हाउस के पावर को इफेक्ट करता है, डिफरेंट टर्म्स में क्या डिफरेंस है, डिफरेंट सेशन के बीच में कैसे हाउस फंक्शन करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में डिस्क्वालिफिकेशन का क्या मीनिंग है, क्या यहाँ पे एक्सेप्शन मिला हुआ है, पार्लियामेंट की क्या पावर है, क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, क्या यहाँ पे कुछ कॉमन ट्रैप्स हैं, राइट। इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप स्पीकर की बात करोगे, यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर की बात करोगे, पार्लियामेंट्री मोशन किस तरीके से काम करता है, किस हाउस का डोमेन क्या है, क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, क्या चीज़ रूल है, क्या चीज़ कन्वेंशन है, इन सभी चीज़ों को आप देखोगे। फॉर एग्जांपल नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है, जो हम डेप्यूटी स्पीकर के कन्वेंशन की बात करते हैं डैट ही कम्स फ्रॉम ऑपोजिशन, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कन्वेंशन है कि लॉ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखोगे। बिल्स में मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर व्हाट क्वालिफाइज एज मनी बिल, लोकसभा का क्या रोल है, राज्यसभा का क्या रोल है, फाइनेंस बिल वर्सेस मनी बिल, जॉइंट सिटिंग कब होता है, कैसे होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि नहीं दिया गया है, कौन सा आर्टिकल है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। इसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ भी पंचायती राज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू म्यूनसिपैलिटीज़। तो यहाँ पे 73rd 74th अमेंडमेंट देखोगे, डिफरेंट जो कमिटीज़ बनी थी, बैक्स, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GVK राव एंड LM सिंघवी कमेटी, तो ये बैक्स हैं, इनके क्या रिकमेंडेशन है, किसने 3 टियर की बात की थी, किसने 2 टियर की बात की थी, स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, कैसे इलेक्ट होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में क्या डिफरेंस है, इनका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, इनका क्या कॉम्पोजिशन है, क्या आइडिया है, क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखोगे। ऑब्जेक्टिव क्या है पंचायती राज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी ऐसे कुछ की टर्म्स मिले आपको, पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक, डिसेंट्रलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, तो ये सारे फंक्शन होते हैं पंचायती राज के। स्पेसिफिकली जब यहाँ पे इलेक्शन की बात करते हो, इलेक्शन रूल्स की बात करते हो, तो थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है डेट यहाँ पे इलेक्शन 21 ईयर्स में है, 25 और 30 नहीं है। तो कुछ कुछ जो चीज़ें हैं ना, कुछ कुछ पेक्यूलियर चीज़ें हैं जो आप स्टेट इलेक्शन या फिर यूनियन इलेक्शन जो होता है उनसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे देख लेना, क्योंकि वही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है लास्ट टाइम पे। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, राइट। देखो यहाँ पे बहुत डीप में आपको नहीं जाना है, सबसे पहले ये देखना है कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी स्टैट्यूटरी है एंड कौन सी एग्जीक्यूटिव है। पहले तो आपको यही डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाद आपको ये देखना है किस बॉडी के चेयरमैन को, चेयरपर्सन को कैसे इलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हो गई, जैसे इंटरस्टेट काउंसिल हो गया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, आप जोनल काउंसिल की बात कर सकते हो, आप NDC की बात कर सकते हो, प्लानिंग कमीशन की बात कर सकते हो, नीति आयोग हो गया, ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, NCBC हो गया, लोकपाल हो गया, NEC हो गया, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, NCDRC हो गया, आप लॉ कमीशन की बात कर सकते हो, ठीक है, लोकपाल हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो इंपॉर्टेंट वो आपके फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया एंड कैग हो गया। इनको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर,
इन दोनों को साथ में आपको पढ़ना है। दोनों के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को आप क्लैरिफाई करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, किसको कौन सा पावर मिलता है, किसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या टर्म होता है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, क्या कंडीशन ऑफ ऑफिस है, क्या प्लेजर डॉक्ट्रिन है, क्या प्रोसीजर रिमूव करने का, क्या डिस्क्रिशन पावर है, गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में क्या लिंकेजेस है बिल रिजर्वेशन को लेके, लैंडमार्क कमिटीज़ की रिपोर्ट्स को देखोगे, जैसे सरकारिया कमीशन ने क्या रिकमेंड किया है, राजमन्नार कमीशन ने क्या रिकमेंड किया है, पुंची कमीशन ने क्या रिकमेंड किया है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसने क्या रिकमेंड किया है गवर्नर के पोजीशन को लेके। तो ये टोटल 8 टॉपिक हैं जो आपको पॉलिटी में पढ़ना है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पॉलिटी आपका कितना कंसोलिडेट हो गया है। इसके बाद हम इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। थोड़ा सा और डीप जाओगे तो आरबीआई का फंक्शन। आरबीआई का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल भी क्वेश्चन आएगा, हर साल क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट आरबीआई के फंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है या फिर आरबीआई के रोल से। आरबीआई क्या क्या करता है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करता है, करेंसी डेप्रिशिएशन कैसे कंट्रोल करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किस तरीके से क्या रोल है, ये सारी चीज़ जो है वो लिंक है। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे आरबीआई के कोर फंक्शन के बारे में। जब हम बैंकर्स टू गवर्नमेंट की बात करते हैं, हम बैंकर्स बैंक की बात करते हैं, हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की बात करते हैं, इशूअर ऑफ करेंसी की बात करते हैं, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, रेगुलेटर ऑफ बैंक एनबीएफसीज की बात करते हैं, डेट की बात करते हैं, कैश मैनेजर की बात करते हैं। तो इनका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल जब हम बैंकर्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आरबीआई सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को मैनेज करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी मैनेज करती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को आप देखोगे, डिफरेंट टूल्स जो हैं, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। इनका मतलब क्या है, इनका इम्पैक्ट क्या है, कब इनको हम यूज़ करते हैं। आरबीआई की बैलेंस शीट को देखोगे, क्या आरबीआई की लायबिलिटीज़ हैं, क्या आरबीआई के एसेट्स हैं, क्या आरबीआई का इनकम है। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन एक्सटर्नल सेक्टर, यहाँ पे आप जैसे ईसीबीज को देख सकते हो, यहाँ पे आप ग्लोबल इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज को देख सकते हो, कैपिटल फ्लाइट को देखोगे, एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है, कैसे एक्सटर्नल डेवलपमेंट जो होता है वो डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्पैक्ट करता है। इसके बाद की बैंकिंग टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स को देखोगे, जैसे लीगल टेंडर क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, सीएआर क्या होता है, एमसीएलआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, राइट। मनी सप्लाई इंपॉर्टेंट हो जाता है, मनी मल्टीप्लायर इंपॉर्टेंट हो जाता है, रुपये डिप्रिशिएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस तरीके से होता है, फॉरेक्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम सीएआर की बात करते हैं तो व्हाट इज़ सीएआर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसका ब्रॉड आइडिया देखोगे आप, कौन इसको डिसाइड करता है, इसका पर्पस क्या है, ये कब एप्लीकेबल होता है, ये सारी चीज़ें आरबीआई में आती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में आती हैं। इसके बाद आप देखोगे फिस्कल पॉलिसी, यहाँ पे हमने आरबीआई के रोल को देखा, तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट के रोल को देखते हो, ठीक है। सबसे पहले आप बजट के बेसिक्स को देखोगे, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, डिफरेंस क्या है, क्या क्या इनके अंदर कंपोनेंट आते हैं। एफआरबीएम एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, डेट मैनेजमेंट क्या है बोरोइंग लिमिट है, ठीक है, क्या कमेटी की रिकमेंडेशन रिलेटेड टू फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप डिफरेंट टाइप के डेफिसिट देखोगे, क्या रेवेन्यू डेफिसिट होता है, क्या फिस्कल डेफिसिट होता है, इनके डेफिनेशन को देख लेना क्योंकि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इस बार क्वेश्चन आ गया था आपसे कैलकुलेट करने के लिए, तो डेफिनेशन आपको पता होगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। फिस्कल कंसोलिडेशन मेजर्स, डेफिसिट रिडक्शन मेजर्स, क्या नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है आपको पता होना चाहिए, कैसे सब्सिडीज़ को रेशनलाइज किया जा सकता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहाँ पे आता है, टैक्स बॉयंसी कैसे इंक्रीज़ होता है, टैक्स बेस कैसे इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इसी में आप करंट अकाउंट डेफिसिट देखोगे, इसी में आप करेंसी प्रेशर देखोगे, किस तरीके से करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है। रेमिटेंसेज आप देखोगे, यहीं पे आप एक्सपोर्ट देखोगे, यहीं पे आप एफडीआई देखोगे, इसी में आप ब्लैक मनी देखोगे, टैक्स इविजन देखोगे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक मनी ऑन पब्लिक फाइनेंसेस, राइट। इसके बाद यहाँ पे लेट मी रब दिस, यहीं पे आप ये देखोगे फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है एंड फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है, क्या क्या स्टेप यहाँ पे लिए जा सकते हैं। रिसेशन होता है तो हम कौन सा स्टेप लेते हैं, जब फिस्कल स्ट्रेस होता है तो कौन सा स्टेप लिया जाता है, इन्फ्लेशन होता है तो कौन सा स्टेप लिया जाता है, ठीक है। और कौन कौन से फिस्कल टूल्स हैं। ऊपर हमने मॉनेटरी टूल्स देखा, यहाँ पे आपको फिस्कल टूल्स के बारे में जानना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो गया बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग फाइनेंस में सबसे पहली चीज़ तो आप बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा समझोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक क्या होता है, बेसिक बैंकिंग फंक्शन क्या होता है, बैंक के क्या एसेट होते हैं, क्या लाइबिलिटीज़ होते हैं, डिपॉजिट है तो वो क्या है, एडवांसेस है तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है तो वो क्या है।
हम मनी मार्केट की बात करते हैं, कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, तो इंटर बैंक मनी मार्केट टूल क्या क्या है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरीके से बैंक इंश्योर करता है, लीड बैंक स्कीम हो गया आपका, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गया, सर्विस एरिया अप्रोच हो गया, आरआरबीज हो गया, बैंक मित्र हो गया, ठीक है, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट हो गए, जनधन योजना का थोड़ा सा देख लोगे। यहाँ भी कोर बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज को आप देखोगे, जैसे आरटीजीएस हो गया, निफ्ट हो गया, एनपीसीआई हो गया आपका, ठीक है। जितने भी डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली चीज़ें हैं ना, यहीं पे आएंगी वो। मर्चेंट डिस्काउंट रेट हो गया, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, एनटीडीएल क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। यहीं पे आप डिफरेंशिएट बैंकिंग को देखोगे, जैसे आपका पेमेंट बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया, नाबार्ड हो गया, लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया, आरआरबीज हो गया, एनबीएफसीज हो गया। इनमें क्या डिफरेंस है, इनके रोल्स क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या मनी मार्केट में आता है, मनी मार्केट के क्या टूल हैं, कैपिटल मार्केट के क्या टूल हैं, डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट टूल क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, एफडीआई क्या होता है। इसको लेके जो भी अभी रिसेंट रूल बने हैं उन रूल्स को आप देखोगे, उन पॉलिसीज़ को आप देखोगे। इसके बाद मार्केट टर्मिनोलॉजीज आप देखोगे, जैसे एक बार आपसे बीटा पूछ लिया था, उसी तरह बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, करेंसी स्वैप क्या होता है, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है। इस बार वेंचर कैपिटलिस्ट आया था, हेज फंड आया था। तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको आप देखोगे। इसके बाद सेबी और आरबीआई के बीच का डिफरेंस, ये दोनों रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। सेबी किस तरीके से शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, आरबीआई फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करता है, रूल क्या है, पावर क्या है, वो आप यहाँ पे देखोगे। इसके बाद इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन इससे हर साल आता है, इस बार भी क्वेश्चन आएगा, इसलिए इन्फ्लेशन को एज अ कॉन्सेप्ट आपको समझना है। टाइप क्या होता है इन्फ्लेशन का, मीनिंग क्या होता है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन की बात होती है। तो क्वेश्चन कई बार यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछता है, यहाँ पे अप्लाइड पूछता है। तो आपको इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए अच्छे से, क्या डिफ्लेशन होता है, क्या श्रिंकफ्लेशन होता है, क्या स्टैगफ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होता है, आरबीआई का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, इन्फ्लेशन बेस्ड टारगेटिंग क्या है, इन्फ्लेशन का कंज्यूमर डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आता है, सब्सिट्यूट गुड हो गया, इन्फीरियर गुड हो गया, कॉम्प्लीमेंट गुड हो गया, इनकम इफेक्ट हो गया, प्राइस इफेक्ट हो गया। इन सब से आपको लिंक करके देखना है। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट बेस ईयर इफेक्ट पे, इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होगा जो अभी जीडीपी का बेस ईयर चेंज किया गया है, ठीक है। मनी सप्लाई इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, न्यू मनी क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, अपने डेफिसिट को मोनेटाइज करेंगे तो क्या होगा। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 5 ईयर प्लान, यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको ये देखना है कि क्या पैराडाइम शिफ्ट हुआ था। जैसे सेकंड प्लान का फोकस जो था वो हैवी इंडस्ट्रीज़ पे था, 8th प्लान का फोकस जो था वो हैवी इंडस्ट्रीज से हट गया था। आप 11th प्लान की बात करोगे, 12th प्लान की बात करोगे, तो यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई है। सो आपको ये देखना है कि जो मेजर प्लान है वहाँ पे उनका फोकस एरिया क्या था। इसके बाद यहाँ पे आप इकोनॉमी के सेक्टर्स की बात करोगे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विस हो गया, इनका क्या रोल है जीडीपी में, क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करते हैं, एक्सपोर्ट को। एंड एलपीजी रिफॉर्म के बाद इनमें क्या चेंज आया है, एग्रीकल्चर में क्या चेंज आया है, इंडस्ट्री में क्या चेंज आया है, सर्विस सेक्टर में क्या चेंज आया है। यहीं पे आप पॉवर्टी के बारे में पढ़ोगे, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। जैसे जब हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू 0। हो सकता है यही आपको दे दे, इसके बाद पूछ ले कि ये किस अनएम्प्लॉयमेंट को सिग्निफाई करता है। जहाँ पे लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है वो आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। तो इसी तरह आपको इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखना है, ये एक ब्रॉड एरिया हो जाता है। सो यहाँ पे आपके टोटल 6 टॉपिक हो गए इकोनॉमी में। नेक्स्ट मूव ऑन टू दी जोग्राफी सेक्शन। जोग्राफी में जो एक मेजर एरिया है वो है आपका रिवर्स का। देखो रिवर्स जो पूछता है जोग्राफी में वो थोड़ा टफ साइड में पूछता है, बहुत इजी नहीं पूछता और बहुत कॉमन नहीं पूछता। या तो नॉर्थ ईस्ट के रिवर पूछ लेगा, या तो आपके सदर्न रिवर्स पूछ लेगा, जो पेनिनसुलर रिवर्स है वहाँ पूछ लेगा। वहाँ पे आपसे कॉन्फ्लुएंस के बारे में पूछेगा, ड्रेनेज के डायरेक्शन के बारे में पूछेगा, रिवर लेक लिंकेजेस, रिवर वाटरफॉल लिंकेजेस, रिवर ग्लेशियर लिंकेजेस, डैम, रिजर्वायर, ये काफ़ी पूछ रहा है आजकल। इसके बाद वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप को प्रिपेयर करने के लिए बेसिक वर्ल्ड को जान लो, कौन सी कंट्री किसको बॉर्डर करती है, कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ है, कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है, क्या मैरीटाइम लोकेशन है,
किसकी लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, कोस्टल कंट्री कौन कौन सी है, जो भी हमारे लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल फ्रेमवर्क है, जैसे इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक्स हो गया, आर्टिक सर्कल्स हो गया, इंटरनेशनल डेट लाइन हो गया, टाइम जोन हो गया, कहाँ से कौन सी कंट्री पास करती है, कहाँ से कौन सी वाटर बॉडीज़ पास करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप करना, वीडियो पॉज करके इसका आंसर करके फिर आगे बढ़ना। क्वेश्चन यह है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है। प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है। इसके बाद वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट जो माउंटेन्स हो गए, जो प्लेट्यूज हो गए, जो डेजर्ट्स हो गए, वो आपको देखना है। मेजर लेक्स जो हो गए, मेजर स्ट्रेट्स जो हो गए, मेजर वाटर बॉडीज़ हो गए, कौन से गल्फ हो गए, कौन से सी हो गए, कौन से स्ट्रेट हो गए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगून्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस लैंडमार्क्स के बीच में, किस कंट्रीज़ के बीच में लाई करते हैं। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको रिसोर्स ज्योग्राफी पढ़ना है, रिसोर्स ज्योग्राफी ऑन वर्ल्ड मैप। डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम हो गया, निकल हो गया, डायमंड हो गया, डिफरेंट जो एनर्जी मिनरल्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं वो देख लेना। खासकर जो एनर्जी मिनरल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद डिफरेंट आइलैंड्स को देख लेना। आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनका यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस बहुत होता है। चाहे हम अंडमान निकोबार की बात करें, मालदीव्स की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, आप सुमात्रा की बात कर सकते हो, जावा की बात कर सकते हो। सो इनका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद मिनरल्स, मिनरल्स आप वर्ल्ड के लेवल पे भी देखोगे और इंडिया के लेवल पे भी देखोगे। जब इंडिया के लेवल पे आओगे तो आपको देखना होगा मेजर मिनरल्स क्या होते हैं, माइनर मिनरल्स क्या होते हैं, कौन किसको रेगुलेट करता है, कौन कैसे ऑक्शन करता है, स्टेट और सेंटर का पावर किस तरीके से डिवाइड है अंडर माइनिंग लॉज, ठीक है, कैसा डिवीजन ऑफ पावर है। इसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे लिथियम आपका हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, रेयर अर्थ हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, टाइटेनियम हो गया। दीज आर द इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। इनका आप प्रोडक्शन देखोगे, इनका आप रिजर्व भी देखोगे। इसके बाद जो अनकन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे आप शेल गैस की बात कर सकते हो, आप कोल बेड मीथेन की बात कर सकते हो, आप मीथेन हाइड्रेट्स की बात कर सकते हो, हम कैम्बे बेसिन की बात करते हैं, केजी बेसिन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है। इसके बाद क्लाइमेटिक रीजन, क्लाइमेटिक रीजन में आप जैसे इक्वेटोरियल रीजन देख लिया, आप सवाना देख लिया, आप स्टेपे देख लिया, आप मेडिटेरियन क्लाइमेट देख लिया, आप टुंडा रीजन देख लिए, कॉनिफरस देख लिए। इंडिया में कहाँ पे कौन सा रीजन पाया जाता है, कौन सा स्टेट उसके अंदर आता है, प्लस उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, वहाँ पे किस टाइप के जानवर पाए जाते हैं, किस टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है। नेक्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी में आप अर्थ के स्ट्रक्चर को देखोगे, क्रस्ट मेंटल कोर को देखोगे, जो प्लेट रिलेटेड एविडेंसेस हैं, डिफरेंट टाइप की कंटिन्यूटी है उसको आप देखोगे। यहाँ पे आप सिस्मोलॉजी को देखोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अर्थ को एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन को आप देखोगे, मेजर गैसेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से वेरिएबल गैसेस हैं, ट्रोपोस्फेयर को, स्ट्रेटोस्फेयर को, आयोनोस्फेयर को, ठीक है, इनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे। अर्थ के इंसुलेशन की बात करोगे, रेडिएशन की बात करोगे, यहाँ पे आप हीट ट्रैपिंग की बात कर सकते हो, यहाँ पे आइसोथर्म को आप देखोगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखोगे। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक। इसके बाद और भी चीज़ें, जैसे आप ओशन करंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर पैटर्न किस तरीके से ओशन करंट जो है इन्फ्लुएंस करता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप डिफरेंट प्रेशर बेल्ट्स को देखोगे, यहाँ पे आप वेस्टर्लीज को देखते हो, यहाँ पे आप कोरियोलिस फोर्स को देखते हो, यहाँ पे आप सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड को देखते हो, ठीक है। तो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी इंडिया में जिस तरीके से हैपनिंग हो रही है, खासकर क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, इसलिए क्लाइमेटोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अल नीनो हो गया, ला नीना हो गया, किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को, राइट। नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को काफ़ी लोग ज्योग्राफी से जोड़ के देखते हैं, काफ़ी लोग इकोनॉमी से जोड़ के देखते हैं, बट एग्रीकल्चर एक स्टैंड अलोन टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से 12-15 मार्क के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। सो एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्रॉप हो जाता है, क्रॉप के स्पेसिफिक डिटेल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेजर क्रॉप जो है एंड उनके जो एग्रोक्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है, क्या टेम्परेचर रिक्वायर होता है, क्या रेनफॉल, कैसा सॉयल होता है, कैसा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, क्या एल्टीट्यूड है, क्या ह्यूमिडिटी है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जो मेजर क्रॉप है उनको आपको देखना है। जो इंपॉर्टेंट क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनके बारे में आपको जानना है। फॉर एग्जांपल जैसे टर्मरिक हो गया, टी हो गया, शुगर केन हो गया, राइस हो गया, जूट हो गया, कोकोआ हो गया, कॉफ़ी हो गया, पेपर हो गया, कॉटन हो गया, पल्स हो गया। तो इनके आपको थोड़ा एरिया के बारे में जानना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हो गए, फॉर एग्जांपल राइस हो गया, पल्स हो गया,
शुगर केन हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, कमर्शियल क्रॉप हो गया। कमर्शियल क्रॉप में जैसे आप पाम ऑयल देख सकते हो, आप कॉटन देख सकते हो, आप ग्राउंड नट देख सकते हो, सोयाबीन देख सकते हो, मेज़ देख सकते हो, ठीक है, टोबैको। इनके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। स्पाइसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, टर्मरिक, पेपर। स्पाइसेस के साथ साथ मिलेट, मिलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेट के न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में, मिलेट से रिलेटेड जो भी स्कीम्स है उसको थोड़ा आप देख लेना। एंड एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीन है, क्या इनके ट्रेंड है, उनको आप थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इसको आप एनवायरनमेंट से लिंक कर सकते हो। जो भी सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, जैसे ज़ीरो टिलेज, इसका क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या सिग्निफिकेंस है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर हो गया, पर्मा कल्चर हो गया, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर जो होते हैं, कौन कौन से वाटर एफिशिएंट क्रॉप होते हैं, क्या टेक्निक होती है, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, माइक्रो इरिगेशन हो गया, एसआरआई हो गया, फर्टिगेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहीं पे आप ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग को देख लोगे, क्या क्या यहाँ पे स्कीम्स इन्वॉल्व है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इन्वॉल्व है बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखोगे। एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, उनको आप देखोगे, जैसे मल्चिंग हो गया, मिनिमम टिलेज हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया। तो कैसे क्रॉप्स के बीच में क्रॉप रोटेशन करना इंपॉर्टेंट होता है, क्या एडवाइजेबल होता है, थोड़ा उसको देख लेना। इसके बाद एग्रीकल्चर प्राइसिंग, मार्केटिंग एंड फूड मैनेजमेंट, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपका एमएसपी हो गया। क्या ऑब्जेक्टिव है एमएसपी का, क्या मीनिंग है, कितने क्रॉप कवर हैं, एमएसपी और एफआरपी में क्या डिफरेंस है, एमएसपी और एक्चुअल प्रोक्योरमेंट में क्या डिफरेंस है, वो आप देख लेना। सीएससीपी का रोल क्या होता है, वो आप देख लेना। इसके बाद एफआरपी की हमने बात कर ली कि एफआरपी किस लिए होता है, एमएसपी किस लिए होता है, उसको आप देखना। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन इन क्रॉप प्राइसेस, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक पाइलिंग हो गया, सब्सिडीज़ हो गया, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। हम एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के बारे में बात करते हैं तो उनको आप थोड़ा देख लेना, कहाँ कहाँ सब्सिडी मिलती है, किस तरीके से सब्सिडी मिलती है, क्या प्रोसीजर है, वो देखना। डब्ल्यूटीओ को थोड़ा देखना, डब्ल्यूटीओ में जो डिफरेंट टाइप की सब्सिडीज़ हैं उनको देख लेना। गवर्नमेंट की जो फर्टिलाइज़र पॉलिसीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये 3 मेजर टॉपिक हो गए आपके एग्रीकल्चर के। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी। जब मॉडर्न हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी क्लियर होगा तो 1-2 क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज हिस्ट्री में कुछ हुआ रहता है जिसकी वजह से कुछ होता है। सो कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज के बीच में लिंकेजेस इस्टेब्लिश करना काफ़ी ईजी हो जाता है अगर हमको क्रोनोलॉजी पता होती है तो। सो 1857 से लेकर 1947 तक पूरा आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट कई जगह आपको डेट भी पता होना चाहिए। यूपीएससी कई बार बहुत करीब करीब ऑप्शन दे देता है, तो आपको पता होना चाहिए जब आप अरेंज करोगे कब क्या हुआ था, किसके बाद क्या हुआ था। स्पेशली गांधी जी के आने के बाद कैसे इवेंट अनफोल्ड हुए थे। नेक्स्ट, फ्रीडम मूवमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। उनका क्या रोल था, किस मूवमेंट से वो जुड़े हुए थे, कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए थे तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए थे, उनका स्टैंड क्या था। जैसे हम मॉडरेट्स की बात करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं, हम दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं, हम आरसी दत्त की बात करते हैं तो इकोनॉमिक क्रिटिक थे। उनके पोजीशन के बारे में आपको पता रहेगा, उनके आइडियोलॉजी के बारे में पता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो कोई स्टेटमेंट आता है, कोई बुक आता है, थोड़ा वहाँ पे डिसाइफर कर पाओगे कि ये बुक इन्होंने लिखा होगा। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुए थे, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया 1919, 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं 1947 एक्ट वाला, बट इसको भी आप पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछा यहाँ से जा सकता है आराम से। जो भी इंडिया के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन कब हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कब कौन आया, क्या लेके आया, क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस पता होना चाहिए, इनके डिस्टिंक्टिव फीचर पता होने चाहिए, इन्होंने जो वॉर लड़ी थी वो पता होना चाहिए। इसके बाद नॉन कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, इनके नेम, इनके फाउंडर के नेम, इनके फाउंडर की आइडियोलॉजी, इनका ईयर आपको पता होना चाहिए और इनके फीचर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मूवमेंट एंड सोशल रिफॉर्म, यहाँ पे रिफॉर्मर, उनके आइडियाज़ एंड इनके मूवमेंट को मैप करने को दे सकता है। कौन से पर्सन इन्वॉल्व थे, किस ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व थे,
वो किस सोशल इविल को टारगेट कर रहे थे या उनके रिफॉर्म का मेथड क्या था। नेक्स्ट, ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़, जैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की आप बात, ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करते हो, ट्रेड पे क्या उनका इम्पैक्ट था, एग्रीकल्चर पे उनका क्या इम्पैक्ट था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है लैंड रिवेन्यू सिस्टम। जो भी मेजर ब्रिटिश लैंड रिवेन्यू सिस्टम थे, उनके फीचर, उनका बेसिक स्प्रेड, किसने लाया था, जो भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व था वो आपको पता होना चाहिए। परमानेंट सेटलमेंट किसके अंदर आया था, वहाँ पे ज़मींदार का रोल क्या था, वहाँ पे कंसिक्वेंसेस क्या था, स्टेट और ज़मींदार के बीच में क्या रिलेशन था, रैयतवारी में किस तरीके से सेटलमेंट होता था, किसने कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, रेवेन्यू का बर्डन किसके ऊपर था, पीजन का क्या कंडीशन था, कोई रमीशन, कोई एक्सेप्शन एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखोगे। नेक्स्ट, नेशनल मूवमेंट 1905 से लेकर 1947, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी देख लेना, और क्रोनोलॉजी में बहुत माइन्यूट चीज़ें, जैसे मैंने बोला डेट वाइज कई बार बहुत करीब करीब चीज़ें हुई हैं। फॉर एग्जांपल स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त 1905 को फॉर्मली प्रोक्लेम किया गया था, तो आपको ये डेट भी जाना ज़रूरी है। कहाँ से? कोलकाता टाउन से। तो जगह डेट इंपॉर्टेंट है जानना। इसके बाद क्या कोर मेथड थे मूवमेंट के, जो भी मेथड थे, सीडीएम में क्या कोर था, स्वदेशी में क्या कोर था, एनसीएम में क्या कोर था, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे, कहाँ कहाँ इसका रीजनल स्प्रेड हुआ था, क्या इसका आफ्टर मैथ था, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बहुत वास्ट हो जाता है, बट फिर भी जो इम्पोर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट हैं उनके सोर्सेज को थोड़ा देख लेना आप। जैसे SO2 हो गया, NOx हो गया, CO हो गया, CO2 हो गया, ओजोन हो गया, पर्टिकुलेट मैटर हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, ठीक है। यहाँ भी जो केमिकल पॉल्यूटेंट है, जैसे PFAS हो गया आपका, ट्राइक्लोसॉन हो गया, BPA हो गया, ठीक है, BFR हो गया, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉल्यूशन हो गए, पॉल्यूशन के सोर्सेज हो गए। नॉर्मली पॉल्यूशन में आप हर एक चीज़ नहीं पढ़ सकते हो, बट जो मेजर पॉल्यूटेंट हैं उनके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेना, उनके थोड़े फीचर्स को पढ़ लेना, कौन सा कलरलेस होता है, कौन सा ऑर्डरलेस होता है, ये सारी चीज़ें कभी कभी ईजी टर्म्स में आ जाते हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो हो गए, टॉक्सिक सब्सटेंस, मर्करी हो गया, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, फ्लोराइड हो गया, इनके कंटेमिनेशन से कौन सी बीमारी होती है आप इसको देख लेना। कौन कौन से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेज हैं। जब हम ई वेस्ट की बात करते हैं तो ई वेस्ट से कौन कौन से टॉक्सिक मेटल्स निकलते हैं, जैसे बेरिलियम हो गया, कैडमियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ठीक, लेड हो गया, मर्करी हो गया। नेक्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटीज़ एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल इनिशिएटिव। जो मेजर क्लाइमेट एग्रीमेंट्स हैं, जो भी COP आउटकम्स हैं, उनको आप देख लेना। और जो मेजर है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट एक लैंडमार्क था, तो अभी भी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आज तक उससे क्वेश्चन आता है। तो ये मत सोचना कि 1-2 साल पुराने आपको देखने हैं, जो लैंडमार्क है उनको आप देख लेना। कार्बन मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, कार्बन क्रेडिट कैसे ऑपरेट करता है, CDM क्या है, इसके मीनिंग्स देख लो, इसके ओरिजिन देख लो, इसका फंक्शन देख लो, कौन बेनिफिट करता है उसको आप देख लो, कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या है उनको आप देख लो, ठीक है। डिफरेंट एनवायरमेंटल ट्रीटीज़, कन्वेंशन आप देखोगे, UNCCD, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, CBD हो गया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हो गया, REDD+ हो गया, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेस्ट हो गया, एजेंडा 21 हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया। सो इन सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन को आप देखना। इसके साथ जो भी एनवायरमेंटल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है, कार्बन रेजिलियंस क्या होता है, हम नेचर पॉजिटिव सिस्टम्स की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, हम नेट ज़ीरो की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो इनको आप देखना। इसके बाद स्पीसीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पीसीज़ देखो 2 टाइप के हैं, एक आपके कीस्टोन स्पीसीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड उनके बिहेवियर पूछ लेता है, उनका फीचर पूछ लेता है, उनका इकोलॉजिकल इंटरेक्शन पूछ लेता है, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही एब्जर्व होते हैं, उनका बिहेवियर पूछ लेता है। जैसे हनी बीज का पूछा था, पेंगुलिन पूछ चुका है, हेजहॉग पूछ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो बहुत यूनिक वाले हैं, मान लो करंट अफेयर में जो आपको मिल रहा है वो आप कवर कर लेना, बट जो फ्लैगशिप स्पीसीज़ हैं, खासकर जो इंडिया के एंडेंजर्ड हैं, उनका आप बिहेवियर देखना, उनका आप हैबिटाट देखना, कहाँ पाए जाते हैं, अगर कहीं के स्टेट एनिमल हैं तो वो आप देख लेना। फॉर एग्जांपल जो 4 बिग कैट हैं उनके बिहेवियर को आप देखना, कैसे वो ब्रीडिंग करते हैं, कैसे रोरिंग करते हैं, क्या उनका टेरिटोरियल बिहेवियर होता है, कौन से नॉक्टर्नल होते हैं, कौन से आर्बोरियल होते हैं, क्या उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, उनका स्टेट वाइज पॉपुलेशन क्या है। नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड एंड कंजर्वेशन एरियाज़,
यहाँ पे जो आपके नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड, रामसर साइट, टाइगर रिजर्व, ये देखो बहुत वास्ट हैं, बट जो न्यूज़ में उनको आप देख लेना और इसके साथ साथ जो PYQs में पूछे गए हैं उनको देख लेना। यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे इनके यूनिक इकोलॉजिकल फीचर्स के बारे में देखना। कई बार पूछ लेता है कौन से सेंचुरीज, कौन से नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व को बिलोंग करते हैं। तो अगर कोई बाउंड्री शेयर कर रहा है वो देखना आप, इनको आप रीजन वाइज, स्टेट वाइज मैपिंग करना। इसके साथ साथ मान लो कोई इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो कर रही है उसको आप देख लेना, कोई इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्पीसीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं उनको आप देखना। इसके बाद एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जो मेजर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IUCN हो गया, UNEP हो गया, WWF हो गया, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हो गया, इनको आप देखना। ट्रैफिक हो गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, IPCC, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनको आपको मिस करना ही नहीं है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ग्रीन क्लाइमेट फंड, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो कार्बन फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्लाइमेट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा ना ग्रीन क्लाइमेट फंड, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायो कार्बन फंड, ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद एनवायरमेंटल एक्ट, जो इंडिया के मेजर एनवायरमेंटल एक्ट हैं, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, कैंपा हो गया 2016, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, NGT एक्ट हो गया। और जो मेजर्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को थोड़ा सा देख के सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है, पॉल्यूटेंट सेटिंग का क्या स्टैंडर्ड है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का क्या यहाँ पे प्रोविज़न है, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह जब हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करते हैं तो किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, यहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स का क्या क्या राइट है, क्या कम्युनिटी फॉरेस्ट होता है, क्या इंडिविजुअल फॉरेस्ट होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या क्या होते हैं, ग्राम सभा का क्या रोल है, क्या हैबिटेट राइट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद फ्यूल एंड बायो फर्टिलाइज़र, एग्ज़ाम में आप देखोगे कि जितने भी बायो से रिलेटेड चीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बायो इथेनॉल हो गया, बायोचार हो गया, बायोगैस हो गया, बायोमास हो गया, बायोफ्यूल हो गया। सो बायो फीड स्टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ यह आपका अनकन्वेंशनल एनर्जी में भी आता है, फॉर एग्जांपल फ्यूल सेल हो गया, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। HCNG हो गया, हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो बायोफ्यूल से रिलेटेड, बायोडीजल से रिलेटेड, बायो फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सबको आप देखोगे। और कौन कौन सी स्पीसीज़ इन्वॉल्व होती हैं बायो फर्टिलाइज़र में, एल्गी की बात हम करते हैं, हम साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से ये सॉयल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट लेट अस सी IR। IR बेसिकली करंट अफेयर बेस्ड ही होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन है, दुनिया में कहाँ कहाँ क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं, क्या उनका रीज़न है, वो आप देखोगे। उस देश के बारे में थोड़ा जानोगे, उस देश की थोड़ी ज्योग्राफी के बारे में जानोगे। यहाँ भी क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेस्ट एशिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, साउथ ईस्ट एशिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, अफ्रीका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट मेनली यहीं पे होते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटीज़, इकोनॉमिक ग्रुपिंग, फॉर एग्जांपल आपका IMF हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशंस हो गए। इनके क्या पर्पस हैं, क्या इनका लैंडिंग रोल है, क्या इनका मेंबरशिप है, और किस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन दूसरे से अलग है, वो थोड़ा आप देखोगे। यहाँ पे भी रीजनल ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद UN के कौन कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और कौन कौन सी UN बॉडीज़ हैं, इसको आप पढ़ लोगे तो कई क्वेश्चन को यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि इंस्टेड ऑफ रीडिंग मल्टीपल बॉडीज़ हम UN के 15 से 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बारे में पढ़ लेंगे, तो इससे काफ़ी इजली हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। नेक्स्ट डोमेस्टिक बॉडीज़ एजेंसीज़, इसको आप इकॉनमी में जोड़ सकते हो। डिफरेंट टाइप के जो बॉडीज़ हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल टी बोर्ड हो गए, क्वायर बोर्ड हो गए, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन हो गया, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हम NPCI की बात करते हैं, हम इरेडा की बात करते हैं, FCI के बारे में बात करते हैं। सो इन बॉडीज़ के बारे में देख लेना किस मिनिस्ट्री में आते हैं ये और इनका क्या फंक्शन है। बहुत डीप में नहीं जाना है, दो चीज़, मिनिस्ट्री देखना और इनका फंक्शन क्या है। नाउ लेट अस सी एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर। बहुत डिटेल में आपको ये नहीं देखना है फॉर द टाइमिंग, बट यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। बुद्धिज़्म जैनिज़्म में तो आप जितना डीप जा सको डीप जाओ, मतलब कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे,
बट एटलीस्ट जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं वो हम पढ़ लें, बुद्धा की जो बेसिक फ़िलासफ़ीज़ हैं वो हम जान जाएँ, डिफरेंट टाइप ऑफ जो बुद्धा सेक्ट हैं वो हम जान जाएँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुद्धा टर्मिनोलॉजीज़ है वो हम जान जाएँ, जो फीचर्स हैं फॉर एग्जांपल महायान के, हीनयान के, बुद्धिज़्म का डिक्लाइन क्यों हुआ था वो हमको पता। तो मान लो जो ईज़ी क्वेश्चन आएगा वो हमसे नहीं छूटेगा। इसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफरेंट स्टाइल के जो टेम्पल हो गए, नागरा स्टाइल, द्रविडिया स्टाइल, वेसरा स्टाइल, इनके जो रीजनल डिस्टिंक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको आप देख लेना। डिफरेंट टेम्पल के जो फीचर है वो आप देख लेना, प्लस जो एसोसिएटेड डायनेस्टीज़ हैं, चालुक्यास किससे रिलेटेड थे, राष्ट्रकूटास किससे रिलेटेड थे, विजयनगर एम्पायर, चंडेला, जो रीजनल किंगडम्स है उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो लोकेशन और टेम्पल का इंटरलिंकेज देखना, कहाँ पे कौन सा टेम्पल पाया जाता है और कोई यूनिक फीचर है तो उसको आप देख लेना। नेक्स्ट, मिडिवल इंडिया से मिडिवल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मिडिवल एडमिनिस्ट्रेशन आपको सबका नहीं देखना है, दिल्ली सल्तनत का देख लेना, मुगल्स का देख लेना। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर में केव एंड रॉक कट आर्किटेक्चर, यहाँ भी जो बुद्धिज़्म का रिलेटेड इन्फ्लुएंस है वो आप देखोगे, स्तूपा के बेसिक्स देखोगे, इंपॉर्टेंट जो रॉक कट केव्स हैं, रॉक कट साइट्स उनको देखोगे, साइट्स के जो फीचर्स हैं वो आप देखना, ठीक है। साइट्स के, केव्स के जो लोकेशंस है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, रीजनल किंगडम्स, यहाँ पे क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी प्लस डायनेस्टी के जो किंग थे वो इंपॉर्टेंट है। बहुत डीप नहीं जाना है बट ये देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है। अब जो मेन स्ट्रीम डायनेस्टीज़ है उनको छोड़ के यूपीएससी रीजनल किंगडम्स की तरफ आ रही है। यादवाज ऑफ देवगिरी, चंडेलाज हो गए, पालाज हो गए, गुज्जर प्रतिहाराज हो गए, तो इनको पूछ रहा है। इसके बाद जैनिज़्म एंड फिलॉसफी, जैसे आप बुद्धिज़्म करोगे वैसे आप जैनिज़्म को देखोगे। नेक्स्ट, जब आप एंशिएंट इंडिया में आओगे वहाँ पे गुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर क्या था, सोशल फीचर क्या था। इसके बाद आर्ट्स फॉर्म एंड हैंडीक्राफ्ट, मान लो करंट अफेयर में कोई क्राफ्ट है उसको आप देख लेना, किस स्टेट से लिंक है वो देख लेना, जीआई टैग, एंड कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, इनको देख लेना, खासकर जो करंट अफेयर में है प्लस जो पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल्टरनेट ईयर पूछ ही लेता है। तो जो मेजर हड़प्पन साइट है उनके जो यूनिक फीचर हैं वो देख लेना, किसने किसको खोजा था, किसने डिस्कवर किया था वो आप देख लेना, जो आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, क्या आर्ट एंड कल्चर हुआ है वो आप देख लेना, क्या रिलीजन था, क्या सोसाइटी था, साइट्स का आइडेंटिफिकेशन कब हुआ, कैसे हुआ वो देख लेना। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ऋग्वेद से कंपेयर करके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके फीचर्स को देख लेना आप, ठीक है। विजयनगर एम्पायर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके जो रूलर्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी को आप देख लेना। इसके बाद फॉरेन ट्रैवलर्स, यहाँ भी आप इनका क्रोनोलॉजी देखना, कैसे इन्वेजन हुआ, कब हुआ, किसके साथ कौन आया। तो ट्रैवलर्स में देखो ये देखना कि ट्रैवलर्स किस रूरल से एसोसिएटेड थे, इन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा, इनका सब्जेक्ट एसोसिएशन क्या था, एंड इनका पीरियड क्या था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ट्रैवलर्स के अकाउंट जो होते हैं वो आपको देखना है, रूलर के साथ एसोसिएशन था वो देखना है, एंड किस बारे में लिखे थे, क्या सब्जेक्ट था इंडिया के बारे में, वो थोड़ा सा आपको जानना है। एक और चीज़, ये किस कंट्री से आए थे, फॉरेन ट्रैवलर्स किस कंट्री से आए थे, राइट। नाउ साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक मोस्टली आपका करंट अफेयर बेस्ड होता है, प्लस यहाँ पे बेसिक साइंस पूछा जाता है। बेसिक साइंस आजकल पूछ रहा है तो वो आप देख लेना, खासकर जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसके लास्ट के 4 चैप्टर, उसके मैं नोट्स प्रिपेयर किए, वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लेना। बहुत छोटा है, 14-15 पेज का नोट्स है, उसको पढ़ लोगे तो काफ़ी चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाएगी। जो बायो वाला पार्ट है वहाँ से काफ़ी चीज़ हो जाती है। साइंस एंड टेक जब भी आप पढ़ोगे, करंट अफेयर में भी देखोगे तो 2-3 एरिया इंपॉर्टेंट है। एक आपका स्पेस हो गया, एक आपका डिफेंस हो गया, एक आपका बायोटेक हो गया, और एक हो गया ऑल्टरनेट एनर्जी। इन 4 एरिया के बारे में पढ़ोगे जब भी आप करंट अफेयर को देखोगे। इसी के साथ साथ करंट अफेयर जब भी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर देखो बहुत वास्ट है, मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपका जो कट ऑफ है वो स्टैटिक से ही निकलेगा, बट करंट अफेयर में 2-3 चीज़ें देख लेना, खासकर जो रिसेंटली 3-4 साल के पेपर हैं वहाँ पे स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो यहाँ पे जो आपको स्पोर्ट्स देखना है वो आपको स्टेट पीसेस के हिसाब से नहीं देखना है कि आप सबका नाम याद कर रहे हो, ब्रॉड चीज़ें देखना, जो भी मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हो गए उनको देखना। फॉर एग्जांपल जैसे T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो उसके बारे में आप देख सकते हो, यूएस ओपन हो गया, ओलंपिक हो गया, चेस ओलंपियाड जो हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था तो वो देख लिया आप,
ठीक है। इसके बाद इंडिया के अचीवमेंट, फॉर एग्जांपल विनर्स हो गए, फाइनलिस्ट हो गए, मेडलिस्ट हो गए, उनको आप थोड़ा देखोगे, ठीक है। तो बहुत डीप में नहीं जाना है, एक बेसिक आइडिया लेके चलना है कि मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी जाए तो आप एलिमिनेट कर पाओ, राइट। नेक्स्ट वन, जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए, चाहे नेशनल हो गए, इंटरनेशनल हो गए, उनको आप देखना। फॉर एग्जांपल जो सिविलियन अवार्ड है, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्मा अवार्ड हो गया, अर्जुना अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना ऊपर ऊपर। जो करंट अफेयर में चल रहा है वो, उसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल एंड नेशनल प्राइज हैं, फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ हो गया, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, तो इनके बारे में थोड़ा देख लेना जो करंट अफेयर में है अभी, कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है, किसको मिला। मान लो आपका नोबेल प्राइज़ हो गया, आपका एबेल प्राइज़ हो गया, इनको देख लेना। एंड इनके पीछे की थोड़ी हिस्ट्री देख लेना, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज़ हैं उनके पीछे की हिस्ट्री देख लेना। नोबेल प्राइज़ किस किस एरिया में मिलता है, किस एरिया में नहीं मिलता, कहाँ मिलता है, क्यों स्टार्ट किया गया था, किसने स्टार्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेटमेंट में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आ सकती हैं, राइट। ऑल राइट, सो दिस इज़ योर 58 टॉपिक्स, दिस इज़ योर एक्चुअल प्रीलिम सिलेबस। आप इस वक्त सिर्फ इसी को पढ़ना एंड दिस विल मेक श्योर कि आप 2026 का मेंस लिखोगे ना। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ भी आप देख सकते हो मेरे टेलीग्राम का लिंक। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेना। जैसे जैसे आप टॉपिक कंप्लीट करते जाना, आप टॉपिक पे क्रॉस करते जाना। फॉर एग्जांपल आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे आप क्रॉस करोगे, यहाँ पे आप क्रॉस करोगे। इस तरीके से आपको विजुअली दिखेगा, आप क्वांटिफाई कर पाओगे कि आपने कितना सिलेबस ख़त्म किया है और आप किस तरीके से सिलेबस कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हो, राइट। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।